विद्यालय मीसा कैंट की नर्स सुश्री वर्षा देवी वो हमें बताएंगी कि इस दौरान उन्होंने हमारे केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की और हम उनको कैसे सुधार कर सकें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है तब से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी है। बच्चों में मैंने जो सबसे कॉमन चीज़ देखी है वो है कि बच्चे जो है मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस होके या फिर मतलब बेहोश होके ऐसे गिर जाते हैं और वो बिल्कुल कॉमन रहा है सर। मैक्सिमम मैंने वही चीज़ नोटिस करी है। दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि जो बच्चे हैं वो कहीं वैसे इंजर्ड हो जाते हैं तो मतलब कुछ बच्चे क्या है कि हेल्दी है कि नहीं मैं ठीक हूँ मैं कर लूँगा, वैसा मतलब उनमें ऐसा एंथुसियाज्म हम देखते हैं। और कुछ क्या है कि मतलब छोटी सी हो जाती है तो भी चोट लगती है तो भी मतलब अपनी बातें वो नहीं बता पाते कि मैम क्या हुआ है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ है, अच्छे से बताओ क्या इशू है, फिर भी वो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं क्लास फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के, उनमें देखा गया है कि वो जो है अपने मतलब नेल्स उनके कट नहीं है। मैंने कल ही देखे थे कुछ बच्चों के नाखून अच्छे से कटे नहीं हुए, नाखूनों में मिट्टी घुसी हुई है। और एक बच्ची आई थी कल मेरे पास रोते हुए कि मैम मेरी कान में बहुत दर्द हो रहा है। तो सर ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मैं भी मतलब हेल्पलेस हो जाती हूँ क्योंकि वो बहुत रोते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे उन पर मतलब उन्हें एयर ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। हालांकि वो बुरे नहीं हैं बट उनका रोज़ाना इस्तेमाल करना सही भी तो नहीं है। तो बस यही कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी है। तो सर मैं चाहूँगी कि मतलब इन चीज़ों में सुधार आए थोड़ा बहुत, बस वही। मैडम आपने बताया कि बच्चे असेंबली में गिर जाते हैं, तो आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये कारण क्यों है कि बच्चे असेंबली में गिर जाते हैं और उन्हें वो ना गिरें असेंबली में, तो इसके लिए हमें या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। जी हाँ सर, जैसे कि असेंबली में बच्चे गिर जाते हैं, उनके सर काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। उनमें से पहला मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि बच्चे जो है अपना ब्रेकफास्ट नहीं करके आते अच्छे से। इनफैक्ट कोई बच्चे तो करते ही नहीं। लड़कियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। वो मतलब अपने आप को में मतलब स्लिम रखे, पतला रखे, उसके लिए वो क्या करती है कि चलो सुबह का खाना नहीं खाते, बस 11 बजे लंच टाइम में लंच कर लेंगे, वैसा सोच के वो खाना नहीं खाते। दूसरा रीज़न ये है कि क्या होता है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा तेल में बनाया हुआ और स्पाइसी खाना खा लेते हैं। उससे क्या होता है, उनमें फिर हेडेक हो जाते हैं, फिर फैटीग, उनको वीकनेस मतलब अजीब फील होने लगता है, मतलब एसिडिटी फॉर्म हो जाती है। उससे फिर उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ बच्चे क्या है कम खा के आते हैं, कुछ बच्चे बाहर का खाना खा के आते हैं, जैसे कि बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, नूडल्स खा लिया। वो सब भी रीज़न है जिनकी वजह से उन्हें एसिडिटी होती है। और इन सब से क्या होता है, अगर कोई ब्रेकफास्ट करके नहीं आता है, उन बच्चों में मतलब बहुत जो हम लोग की बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है, मतलब शुगर का जो लेवल है, वो बहुत डाउन चला जाता है। जिसकी वजह से मतलब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चे बोलते हैं सर या मैम मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, काला काला नज़र आ रहा है, बट वो बच्चे पूरी तरह से गिर नहीं जाते। मैम क्या आपने ऐसा सुना है बच्चों से? हाँ जी, मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है। जी हाँ, तो वही बात है। तो उसमें क्या है, वो बिल्कुल बेहोश तो नहीं हो जाते बट मतलब क्या है, धुंधला दिखने लगता है, तो उनका जो है ग्लूकोज लेवल बॉडी में कमने लगता है, तो जिसकी वजह से उन्हें वो सब चीज़ें फील होती है। तो वो सब जो है मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आपने बताया कि बच्चों को खाने और पर्सनल हाइजीन पे और काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो आप हमारे पेरेंट्स को या टीचर्स को क्या बताना चाहेंगे कि बच्चों के खाने में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, या पेरेंट्स को किन किन बातों का जो टिफ़िन वो बना के भेजते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, तो सर सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट की बात मैं करूँगी क्योंकि वो सुबह का खाना होता है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के मतलब खिला के भेजे बच्चों को। कुछ भी नहीं कि नूडल्स बर्गर ये सब कभी भी खिला के ना भेजे। उन्हें हो सकते तो रोटी सब्ज़ी खिला के भेजे, और रोटी सब्ज़ी भी सब्ज़ी ज़्यादा तेल में बनी हुई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए बिल्कुल, और वैसा सादा सा खाना खिला के भेजे। कभी अगर बच्चा ज़िद कर रहा है कि नहीं खाने का मन है, तो मतलब हो सकता है बच्चों का मन है, कभी कभार नहीं भी कर सकता है, तो आप उसी चीज़ों को जैसे कि आप कर सकते हो कि ब्रेड को आपने टोस्ट बना दिया, उसमें आप योगर्ट दे दो, उसके साथ आप उनको दूध दे दो, अंडा दे दो, और ये सब योगर्ट आप ब्रेड के साथ चीज़ लगा के भी उन्हें दे सकते हैं कभी कभार, रोज़ाना तो नहीं। और बस यही सब कुछ चीज़ें हैं। मैम क्योंकि आपने बच्चों के हाइजीन के बारे में
लंबी चौड़ी बात की है तो बच्चे और बच्चियों में हाइजीन को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, हम स्कूलों में देखते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए कि बच्चियों को अपने हाइजीन और बच्चों को अपने हाइजीन के बारे में कैसे मतलब सचेत रहना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी कैसे सचेत रहना चाहिए ताकि स्कूल में आने वाली स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकें। जी हाँ। तो सर वैसे तो पर्सनल हाइजीन जो है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है हम सब के लिए, हमारे लिए, टीचर्स के लिए हो या स्टूडेंट्स के लिए हो। तो सर सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है कि अपने नाखूनों को कट करके रखना, अपने बालों को साफ़ सुथरा रखना, रोज़ नहाना, ये सब जो है बिल्कुल कॉमन है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश से या सोप से अपने हाथों को धोना। उसके अलावा भी लड़कियों में जो है मेंस्ट्रुएशन जो एक चीज़ है वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी उस बारे में? मेंस्ट्रुएशन जो बात मैंने बताई है उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चियाँ मतलब जब उन्हें वो चीज़ होती है तो पहले वो नहीं समझ पाते कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने ये चीज़ नोटिस की है स्कूल में? हाँ जी। तो उसका सर एक सल्यूशन है कि हम बच्चों को जो है पहले से ही काउंसलिंग देते रहे। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हम अरेंज कर सकते हैं, कुछ पोस्टर्स वीडियोस हम लोग बना सकते हैं। वो हम अगर पेरेंट्स में सर्कुलेट कर सके तो वो बिल्कुल एक अच्छा मतलब मेरे हिसाब से वो काफ़ी काम करेगा। तो जब क्योंकि पेरेंट्स अगर कॉन्शियस रहेंगे तभी वो बच्चों को भी कॉन्शियस कर सकेंगे। क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी भी है जिनको ये सब के बारे में नहीं पता। वो लोग सोचते हैं कि मेंस्ट्रुएशन हो गया तो उसको अलग रखो, उसको खाना बनाने नहीं देना है, उसको साथ में नहीं रखना है, ये खाने मत दो, वो खाने मत दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। तो इसके लिए हमें उस वक्त में उन बच्चियों का ज़्यादा ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम मैं पूछना चाहूँगा बच्चियों को जो ये कंडीशन है उससे निजात पाने के लिए कुछ स्पेसिफिक डाइट होती है क्या उनकी, जिससे वो मतलब थोड़ी स्वस्थ रह सकें? जी सर हमने अक्सर पाया है जब मैं पढ़ाई कर रही थी मतलब तभी भी मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है मैक्सिमम लेडीज़ जो है वो एनीमिक होती है, मतलब कि उनमें ब्लड का जो लेवल आयरन जो है वो बहुत कम होता है, हीमोग्लोबिन। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जो लड़कियां हैं वो आयरन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करें, मतलब आयरन रिच फूड जैसे कि पोमग्रेनेट हो गया, वो फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे कि वो लोग मतलब क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की बॉडी में हम लोग काफ़ी सारे फंक्शंस करते हैं, उसके अलावा भी लड़कियों में एक नेचुरल प्रोसेस जो है वो एक्स्ट्रा है लड़कों के कंपैरिजन में। तो उसके लिए उनका अपना डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो आयरन रिच फूड खाएं, कैल्शियम खाएं, ओट मील वगैरह वो लोग खा सकते हैं, फ़िश खाएं और मिल्क खाएं। ये सब चीज़ें, बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगी। ऐसा स्पेसिफिक डाइट तो है नहीं, क्योंकि सर अलग अलग मतलब कल्चर के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है कि ऐसा खाना देना है, वैसा देना है। बट मतलब जो भी खाना दे, पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी खाना दे बस हेल्दी खाना दे ताकि उनका हेल्थ जो है मेंटेन रहे। बच्चे अपने हेल्थ स्टेटस को लेके मतलब कैसे जागरूक रहें और पेरेंट्स ये पता लगा पाएँ कि उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, या टीचर्स अपने एक सुपरविजन में ये देख सकें अपनी क्लास में कि उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो इनके कुछ सिम्टम्स हैं क्या कि हमें बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में एक जनरल अवेयरनेस मिल जाए? जी तो सर वो जो बात है उसके लिए पेरेंट्स को ही नहीं, टीचर्स को भी इक्वली अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें रेगुलरली बच्चों का जो है हो सके तो हेल्थ चेकअप हमें एटलीस्ट 3 महीने में एक बार स्कूल में ही सही हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम एक डॉक्टर को बुलाएं और एक नर्स को रखें। मैं तो हालांकि वहाँ पे अपना योगदान दूंगी, उसके अलावा भी एक अगर डॉक्टर होंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है। हम उनका हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, उनका हम लोग हाइट ले सकते हैं, मेजरमेंट, उनका वेट हम लोग चेक कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम लोग 3 महीने में करते हैं तो हमें पता चलेगा कि उस
उस बच्चे की मतलब अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, तो हम उस बात पे रिसर्च कर सकते हैं। उसकी वेट अगर कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, क्या वो बच्चा कम खाना खा रहा है, उन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर हम करें तो हो सकता है। और सर इसके अलावा भी मैं मतलब हमारे टीचर से भी ये मतलब कहना चाहूँगी कि वो जो है क्लास टीचर के तौर पर जैसे वो लोग होमवर्क को डायरीज़ में लिख के देते हैं, उसी तरह बच्चे का जो हेल्थ है कि क्या हुआ है इस बच्चे को, आज इस बच्चे ने मतलब टिफ़िन में क्यों वो लोग खाना अच्छा नहीं लाए, क्यों वो लोग मैगी नूडल्स वगैरह लेके आए, वो चीज़ें लिख कर दे कि ये सब अलाउड नहीं है। ये चीज़ें लिख दे कि उनके नाखून कटे नहीं हैं, या फिर आज जो है एक हेल्थ चेकअप में उस बच्चे का वेट कम आया है, क्यों कम आया, क्या रीज़न्स है, ये सब रीज़न्स अगर हम मेंशन कर दे तो हो सकता है कि पेरेंट्स, क्योंकि होमवर्क तो रोज़ चेक करते हैं पेरेंट्स की डायरीज़ में कि आज क्या होमवर्क है, वो सब चीज़ें अगर वहाँ पे रिटर्न होंगी तो बच्चे मतलब उनके पेरेंट्स जो है कॉन्शियस रहेंगे अपने बच्चों के रिलेटेड। बस मैडम, कई बच्चे जो है अपनी बात को ना तो अपने पेरेंट्स से कह पाते हैं और ना ही अपने टीचर से कह पाते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को कैसे फाइंड आउट करें, पहली बात। और दूसरी बात, हम उनसे वो क्या बातें करें कि वो अपनी जो भी दिक्कत है वो हमारे साथ शेयर करें, और हमें उनकी बातों को जब हम सुन रहे हैं तो हमें भी किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग बातें तो सुन लेते हैं लेकिन दूसरों में कहने लगते हैं, तो इससे भी बचा जाए और बच्चा जो अभी तक इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट बन सके। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर प्रकाश डालें। जी हाँ सर। हाँ तो सर वैसे जो बच्चे हैं उन्हें फाइंड आउट, देखिए सर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है, खुद से तो वो सामने आके बोलेंगे नहीं कि मैम या सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वही उनकी प्रॉब्लम है कि वो अपनी बातें नहीं कह पाते कुछ भी। तो उसके लिए सर क्योंकि जब हम लोग ना कोई भी एक अगर जैसे कि कोई काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब 50 बच्चे बैठे होते हैं तो हमें पता रहता है कि उन 50 बच्चों में, क्योंकि हम तो बच्चों से रोज़ डील करते हैं, तो रोज़ डील करते हुए हमें होता है कि नहीं ये बच्चा जो है अपनी बातें बोलता है और ये पर्टिकुलर बच्ची जो है अपनी बातें नहीं कह पाती है, तो उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा बुलाकर काउंसलिंग करें कि देखो बेटा, मतलब हम लोग एक फ्रेंडली नेचर उनके साथ इस्टेब्लिश करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी बातें जो है हम किसी और को जाके बता देंगे, उन्हें ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर सर को या मैम को ये बात बोलूँगी तो ये सिर्फ उन तक ही रहेगी। उनमें हमें इतना फ्रेंडली अप्रोच हमें मतलब भरना होगा, और ये सर एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस फैक्टर से ही मतलब क्या होता है, अगर हम फ्रेंडली नेचर इस्टेब्लिश करते हैं तो अपनी बातें हमें कहेंगे, तब हम उन्हें उस बात का सल्यूशन दे सकेंगे, और इससे क्या है बच्चे जो है किसी तरह का डिप्रेशन या किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम का जो है शिकार नहीं होंगे। तो सर ये एक तरीका हो सकता है काउंसलिंग करने का। और सर हम पेरेंट्स को भी बताएं कि जब घर जाते हैं बच्चे, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है तो हो सकता है इसके पीछे कोई रीज़न है, तो ये नहीं कि हम उन्हें डांटे कि तू मतलब उनसे अच्छा नहीं है, तू इससे बुरा है, ये नहीं होता। हमें उन्हें अच्छे से बिठा के पूछना होगा कि बेटा आपको क्या दिक्कत है, क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं बता पा रहे हो। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही ऐसा बिहेव करेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा भाई मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही है, तो फिर बाकी सब तो और क्या ही मेरी हेल्प करेंगे या क्या ही मैं उम्मीद रखूँ। तो मैं सर आप टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी यही बात बताना चाहूँगी कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली नेचर जो है इस्टेब्लिश करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को लेके, और यही हमें हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इतनी सारी जानकारियाँ हमारे पेरेंट्स को दी, हमारे टीचर्स को दी और बच्चों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि इस तरीके की जानकारियाँ वो खुद के पास भी रखें और अपने दूसरे लोगों को भी बताएं, और बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बच्चे भी अपना ख्याल रखें, और टीचर्स खुद का ख्याल रखने के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।